पुस्तक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पुस्तक का नाम है सोफी का संसार, जिसको नॉर्वे के एक फिलोसफर हैं जो एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के थे। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जिनका नाम था जस्टिन गार्डर। जस्टिन गार्डर अपने विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाते समय उन्होंने महसूस किया कि फिलॉसफी का जो विषय है, दर्शन का जो विषय है, वो एक ऐसा क्लिष्ट विषय है और छात्रों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, जिसमें बहुत सारी तरह की फिलॉसफी हैं, जहाँ थेल्स से लेकर आधुनिक दर्शन तक। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना कि बाकी साहित्य, कला या दूसरी चीज़ों में आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि इस विषय को, दर्शन और फिलॉसफी जैसे गूढ़ विषय को कैसे सरल और सहज बनाया जा सके। इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी, एक नॉवेल के रूप में, एक उपन्यास के रूप में। उस उपन्यास में उन्होंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को, पाश्चात्य दर्शन को समझाया है और उसके उत्तरोत्तर विकास को समझाया है। इस उपन्यास में 4 प्रमुख पात्र हैं, जिसमें मुख्य पात्र है सोफी, जो एक 12-13 साल की एक बच्ची है, जो स्वभाव से बहुत ही जिज्ञासु है, विचारशील है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारी बातों को लेकर वो कन्फ्यूज्ड है। तो एक सोफी एमंडसन है, दूसरे एक अल्बर्टो हैं जो उसके सोफी के एक तरह से शिक्षक हैं, और एक है जो है उसमें हिल्डे नाम की एक और लड़की है, और हिल्डे के एक पिता हैं जो मेजर अल्बर्ट करके हैं। और इन 4 लोगों के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी, पूरी किताब की चर्चा जो है वो घूमती है। और सबसे पहले हम दर्शन पर बात करने से पहले एक मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है कि गोली खाकर 3 मरे, पहले के मुख से निकला राम, दूसरे के मुख से निकला माओ, और तीसरे के मुख से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दोनों के पेट भरे हुए थे। ये उनकी कविता है, और ये एक तरह से दर्शन और फिलॉसफी की जड़ है। उसकी, अगर उसकी चेतना को समझना है कि कोई व्यक्ति फिलॉसफी की तरफ, दर्शन की तरफ, विचारों की तरफ कैसे आकर्षित होता है, तो उस बात को समझने के लिए इस कविता को हमें समझना होगा कि पहले जो 2 गोली खाकर मरे हैं, जिन्होंने गोली खाना पसंद किया अपने विचार के लिए, भक्ति के लिए। जैसे जब जो बोलता है कि राम, तो कहीं ना कहीं भक्ति भाव की बात करता है। दूसरा माओ, जो वैचारिक क्रांति की बात करता है। तो उनका कहना है कि हमारे अंदर भक्ति और क्रांति तभी आ सकती है जब हमारा पेट भरा। तीसरा भी गोली खाकर मरा, उसने आलू बोला, क्योंकि वो भूखा था। तो कुल मिलाकर दर्शन एक ऐसा विषय है जो भरे पेट का विषय है उनके हिसाब से, कि जब तक आदमी के अंदर उसका पेट भरा है, उसकी भूख भरी है, तब वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है। दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या है, ऐसे सारे सवाल पैदा होते हैं। तो सर्वप्रथम एक दिन क्या होता है कि सोफ़ी जो है अपने घर में खेल रही होती है, और उसके घर के बगल में ही एक पोस्ट बॉक्स होता है जिसमें चिट्ठियाँ पड़ी होती हैं हमेशा। तो एक दिन जाती है, ऐसे एक चिट्ठी निकालती है जो उसके नाम से वो चिट्ठी मिलती है। उसमें एक सवाल लिखा हुआ था जो कि सोफी के नाम से था, और उसमें पहला प्रश्न था कि तुम कौन हो। उसमें जो है किसी का भी पता नहीं लिखा था भेजने वाले का, और प्रश्न ये था कि तुम कौन हो, और वो सोफी के नाम लिखा हुआ था। सोफी को बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरह का सवाल मुझे आखिर किसने भेजा हो। पहले उसे लगता है किसी ने मजाक किया है, तो फिर लेकिन उसे बाद में उस सवाल पर उसका ध्यान जाता है। वो सोचती है कि किसी ने भी लिखा हो, लेकिन ये सवाल जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है कि मैं कौन हूँ, आखिर सच में मैं कौन हूँ। वो फिर ये सोचना शुरू करती है। तो उसे लगता है कि मैं क्या सोफ़ी हूँ, क्योंकि मेरा नाम सोफ़ी है इसलिए मैं सोफ़ी हूँ। फिर वो और अपने आप में ही सोचना शुरू करती, क्या अगर मेरा नाम सोफ़ी ना होकर हिल्डे होता, एमी होता है, एली होता, तो क्या मैं एमी एली हो जाती, फिर मैं सोफ़ी नहीं रहती। तो वास्तव में मेरा होना क्या है, इस बात पर वो बहुत ज़्यादा चर्चा करती है, और वो अपने आप से ही सवाल पूछती है कि क्या मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। फिर वो इसी सवाल के जवाब ढूंढते रहती है, अपने ही से सवाल जवाब करती रहती है। फिर उसे एक दूसरा खत मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये दुनिया कहाँ से आई है। दूसरा प्रश्न है, ये दुनिया कहाँ से आई है। तो उस सवाल का जवाब वो ढूंढने लगती है, क्या दुनिया
कैसे आई होगी, कैसे बनी होगी, ये सारे सवाल उसके लिए एकदम नए थे, क्योंकि वो एक बच्ची है। अब वो जो दार्शनिक है जिसका नाम अल्बर्टो है, जिसने ये सारे पत्र उसको जो भेज रहा है, वो उसके मन के जिज्ञासा को और उसके एक मूलभूत सवाल को उसके अंदर पैदा कर रहा है, ताकि वो सोचना शुरू करे अपने अस्तित्व के बारे में, दुनिया के अस्तित्व के बारे में। इस तरह से उसे फिर एक दिन एक और खत मिलता है, जिसमें जो है उसे ये बताया जाता है कि जो लेखक है वो बताता है कि मैंने तुमको इसके पहले 2 सवाल भेजे थे, शायद तुमने उसके उत्तर समझ लिए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे, फिर भी मैं इसको तुम्हें जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से उन दोनों का पत्र के माध्यम से बातचीत शुरू होती है। और उसमें जो है सबसे पहले वो बताता है कि जो दुनिया कहाँ से आई या मैं कौन हूँ, जिसके सवाल में सबसे पहले वो मिथकों की बात करता है। क्योंकि सबसे पहला जो शुरुआत थी, जब किसी भी तरह के जीवन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई एग्जैक्ट किसी को बात मालूम नहीं थी, तो एक मान्यता होती है जिसको कहते हैं मिथक। जैसे कि अगर कोई सोचता है कि हवा क्यों चल रही है, बारिश क्यों हो रही है, ये सूर्य में इतनी गर्मी क्यों है, सूर्य क्या है, तो आमतौर पर अपने यहाँ भी बहुत सारी मान्यताएं जैसे देवों को लेकर हैं कि सूर्य देवता की वजह से सूर्य है, चंद्र देवता एक अलग देवता है, हवा के और देवता हैं, बारिश के और देवता हैं। हमारे यहाँ भी जैसा कॉन्सेप्ट है, वैसा ही पाश्चात्य में भी है कि ये हवा के अलग देवता हैं, बारिश के अलग देवता हैं, वायु के इसके अग्नि के अलग देवता हैं। ये देवता जो हैं ये सारे चीज़ों को बनाते हैं, यही लोग बिगाड़ते हैं। ये एक मिथक का कॉन्सेप्ट है। ये दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मतलब एक तरह से बुद्धिजीवी या बहुत गहराई और गूढ़ में जाकर हर चीज़ों को उसने समझना और सीखा है। उसी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आए हैं, उसी से बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आए हैं। वो एक तरह से बहुत सारे दर्शन को जन्म देने वाला कहा जाता है हीगल। तो हीगल चूँकि कार्ल मार्क्स जो था, उसकी जो हीगल की एक किताब थी जिसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ राइट, यानी हमारे अधिकारों का दर्शन, कि अधिकार क्या है। उन्हीं अधिकारों के दर्शन पर जो है उसको पढ़ते हुए कार्ल मार्क्स ने नोट लिखना शुरू किया कि मनुष्य के क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या उसके अधिकार हैं, उसको मूलभूत का अधिकार होने चाहिए। उसी को पढ़ते पढ़ते कार्ल मार्क्स ने नोट लिखना शुरू किया और उसको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया, जिसको कहा नोट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट, जो उसकी किताब है। उसने उन सारी चीज़ों को ले लिया जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, जो पूंजीवाद का विरोध करने वाली बातें हैं, जो ये कहता है कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी लोग एक समान हों, आर्थिक आधार पर या किसी अधिकारों के आधार पर किसी में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो हीगल के उस किताब से जन्मी है जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ राइट। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो बात करता था कि जो अधिकार हैं, जो राइट हैं, वो मनुष्यों के एम्पावरमेंट के लिए होना चाहिए, उनको सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि बाद में जो इतिहास में उनके सिद्धांतों को, उनकी जो है विचारों को लेकर जो जितने भी जो उस समय के जो शासक हुए या जो भी राजा हुए या जो भी ये थे, उन लोगों ने उसका मिसयूज किया। एक तरह से उसके विचार एक तरह से ऐसी समय आ गई कि वो एक तरह से निरंकुश बनने लगे सारे लोग। तो वो अल्बर्टो जो है सोफी को साथ साथ ये भी बताता चलता है कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, जो उसने समता की बात की, सामाजिक एकता की, सामाजिक समानता की बात की, आर्थिक आधार पर, अधिकारों के आधार पर, उसने उस बात को लोगों ने गलत तरीके से यूज किया और उसको एक तरह से निरंकुशता आई, एक तरह से जिसको कहते हैं ना हिटलर शाही जिस तरह से पनपी, उस तरह से उसको गलत कॉन्सेप्ट में यूज किया गया। इस तरह से जो है अब कार्ल मार्क्स के बाद जो है जिसने कार्ल मार्क्स के विचारों से अलग अलग बहुत सारे विचार धीरे धीरे उसकी बातों को लेकर आगे बढ़े। उसके बाद फिर जो है सोफी को अल्बर्टो बताता है डार्विन के बारे में। हालांकि डार्विन जो है एक वैज्ञानिक, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके कुछ विचार जो है पुराने दर्शन के थॉट को भी चैलेंज करते हैं। जैसे उन्होंने बोला, विकासवाद की बात की कि जो स्पीसीज हैं, जो जीव हैं, जो सरवाइव कर पाते हैं वही बढ़ते हैं, नहीं तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। साथ ही उन्होंने जो एक नई बात बताई कि मनुष्य की उत्पत्ति भी कैसे हुई है,
जीवों से ही, इससे बढ़ते बढ़ते हम डेवलप होते होते मनुष्य के रूप में बने हैं। और जिस चीज़ का यूज होना बंद हो जाता है वो चीज़ अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में भी सोफी को उन्होंने बताया। इसके बाद जो है एक ऐसा युग है जिसमें जिनको दर्शन के अंतर्गत भी रखा जाता है और मनोविज्ञान के अंतर भी रखा जाता है, वो थे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के बारे में भी सोफी को बताते हैं एल्बर्टो कि फ्रायड जो है एक ऐसे विचारक हुए या ऐसे मनोवैज्ञानिक कह लो, जिन्होंने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि मनोविज्ञान की जड़ मानी जाती है। जैसे उन्होंने बोला कि मनुष्य जो है उसके एक अचेतन मन होता है, हमारे अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमारे अचेतन मन के कारण होती हैं। जैसे हम जो सपने देखते हैं या कई बार जो हम निर्णय लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे अचेतन मन द्वारा ही संचालित होती हैं। मनुष्य का जितना जो व्यवहार है या जो मनुष्य के व्यवहार में इतना जो कॉम्प्लेक्स है वो किसके कारण है? अचेतन मन के कारण है। उसमें सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। वो कई लोगों को ऐसे करता था कि उनको बुलाता था और उनके सपनों के बारे में उनसे पूछता था कि उन्होंने क्या सपना देखा, कैसा सपना देखा, और उस सपने के पूरी घटना के आधार पर वो कुछ निर्णय देता था या उनके बारे में कुछ सुझाव देता था। इस तरह से सपनों की समीक्षा करके उसने मनुष्य के बारे में कुछ चीज़ें या उनके बारे में जानकारी बताना शुरू किया। साथ ही फ्रायड ने 3 ऐसी चीज़ें बताई जिसको हम इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। यानी कि इड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा केवल डिमांड करती है, जिसमें हम इड वाला जो व्यक्ति है वो केवल डिमांड करता है, केवल हर चीज़ें चाहता है, उसको केवल और केवल सुख से मतलब है, बाकी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। उसके अपोजिट जो है सुपर ईगो, जो एथिक्स और वैल्यू पर आधारित है, जिसके ऊंचे आदर्श की बात करता है, ऊंचे वैल्यूज की बात करता है। और बीच में जो है वो है ईगो, यानी कि इन दोनों का जो संतुलित रूप है वो हम कहते हैं जिसको कि ईगो में, जो कि बहुत न इधर है न ही उधर है। और इसी को एक तरह से आगे एक फ्रेडरिक नीत्शे हुए, जिन्होंने एक वाक्य कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज ए ब्रिज बिटवीन एनिमल एंड गॉड, कि मनुष्य जो है जानवर और ईश्वर के बीच एक पुल की तरह, उसके पास ये पूरी संभावना है कि उधर भी जा सकता है और इधर भी। उसकी ये पूरी संभावना है, वो जानवर भी बन सकता है अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, और उसके पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो ईश्वरीय गुण भी प्राप्त कर ले अपने कर्मों, अपने विचारों और इससे। इस तरह से फ्रायड के ही बहुत सारी बातों को बाद में मनोविज्ञान में यूज किया गया। इसके बाद फिर हम आते हैं, एक थे विंगस्टाइन करके एक दार्शनिक हुए, जिनका ये मानना था कि जो विचार हैं उनका सीधा संबंध हमारी भाषा से। उन्होंने एक अनोखी बात कही कि सारी विचार, सारे दर्शन हमारी भाषा से संबंधित हैं, यानी कि हमारे पास जितने शब्द होते हैं, हमें भाषा का जितना ज्ञान होता है उतने ही हम विचार कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर शब्द भंडार नहीं है, हमारे अंदर शब्दकोश नहीं है, तो हम विचार भी नहीं कर सकते। तो ये एक नई बात उन्होंने बताई, जिसका शब्दकोश बड़ा है, जिसकी भाषा ज़्यादा जो है संपन्न है, वो ज़्यादा विचार कर सकता है। तो विचारों का सीधा संबंध उन्होंने भाषा से और शब्द से बताया। अब जो है इसके बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण या एक तरह से आधुनिक ये माना जाता है, जिसको अस्तित्ववाद कहते हैं। अस्तित्ववाद में, जिसमें अस्तित्ववाद का जनक हम किरकेगार्ड को कहते हैं। किरकेगार्ड जो है अस्तित्ववाद के जनक थे। उनका मानना है कि इसके पहले के जो भी विचारक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी बात कह रहे थे जिसको इन्होंने नकारते हुए कहा कि हमारा अस्तित्व जो है वो हमारे ही इस चीज़ों से निर्धारित होता है। अस्तित्ववादी दर्शन में नीत्शे, सार्त्र, कामू और सार्त्र, ये सारे लोग हुए। तो किरकेगार्ड बोलते हैं कि हमारे जीवन के 3 चरण होते हैं। एक होता है शुरुआत का चरण, जिसमें हम ये होते हैं, जिसमें हम केवल सुख और आनंद चाहते हैं। दूसरा होता है एथिकल, जिसमें हम जिम्मेदारियां अनुभव करने लगते हैं। और तीसरा है जो है रिलीजियस, जिसमें हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। अस्तित्ववादी दर्शन में जो है एक बात जो है लगभग सभी दार्शनिकों में कॉमन है, जिनको बोलते हैं बेतुकापन। बेतुकापन का सेंस ये है कि जैसे जब हम किसी चीज़ को अपने विचारों से, अपने तर्क से, अपने अनुभव से नहीं समझ पाते हैं, तब हम उसको किसी ऐसी सुप्रीम पावर के ऊपर थोप देते हैं कि जो है उनकी मर्जी से।
यानी कि जो ईश्वर को समर्पित है। तो जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, यानी वो उनके हिसाब से ये है कि जिन चीज़ों को हम अपने तर्क से समझ सकते हैं, अनुभव से समझ सकते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस से समझ सकते हैं, वो तो हम समझते हैं। जिन चीज़ों को हम जब नहीं समझ पाते हैं, वो हम ये समझ लें कि वो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर के कारण हो रहा है। इस तरह से उन्होंने ये किरकेगार्ड ने ये बात बताई थी, जो दर्शन की थी, फिलॉसफी की थी। इसी में एक बात और इसने सोफी को बताई, अल्बर्टो ने, कि हमारा जो निर्णय है, हम जो निर्णय लेते हैं एक्चुअल वो लॉजिक से नहीं लेते हैं। हम रीजनिंग या लॉजिक से अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं, भले ही हमारे पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी हो। हमारे निर्णयों में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ हमारी भावनाओं का और हमारी आदतों का होता है। कई बार हम चीज़ें जानते हुए भी ये क्या हो सकती है लॉजिकली, लेकिन हम निर्णय लेते हैं कौन सा, जैसी हमारी भावनाएं हैं, जैसे हमारी आदत है, आदत अनुसार और भावनाओं के अनुसार हम निर्णय ले लेते हैं। तो इस तरह से सोफी को जो है बहुत सारी बातें पूरे हेल्थ से लेकर अल्बेयर कामू तक, जो भी एक तरह से विचारों का जो परिवर्तन हुआ, विचारों का जो विकास हुआ, उसके बारे में एक कहानी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उसको बताते हुए पूरी कहानी चली है। और अंत में जो है वो सोफ़ी ये पूरे अपने इस जर्नी में, पूरे इस प्रक्रिया में, उस यात्रा में ये फील करती है कि जीवन में जो कुछ भी हम सीखते हैं, जानते हैं, वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर हमारे नॉलेज में, हमारे विचारों में वृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन होता है और वो लगातार बदलता रहता है। यानी कि सत्य जो है कोई एब्सोल्यूट सत्य नहीं है, वो समय के साथ बदल सकता है। तो इन सारी चीज़ों में उसकी जो एक दार्शनिक यात्रा हुई है सोफ़ी की, कि वो जो है किस तरह से जहाँ उसका पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, दुनिया कहाँ से आई है, इन बातों का सवाल जवाब जानते जानते वो मनुष्य के व्यवहार के गूढ़ रहस्यों तक वो पहुँची है। जीवन के बारे में अलग अलग जो थिंकर हुए हैं, उनके जो विचार हैं, उनको उसने समझा है और वह समझते समझते वो खुद भी एक थिंकर या एक फिलोसफर के रूप में अपने आप को फील करने लगी है, क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है और जान लिया है। और गार्डर की इस किताब का उद्देश्य भी यही था कि कैसे हम अपने छात्रों के अंदर विचार करने की क्षमता को पैदा करें, कैसे जो है हम उसको एक कहानी के माध्यम से उन्होंने गढ़ा कि कैसे कैसे एक वैचारिक यात्रा आदमी की बढ़ती है, जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक वो एक अलग जोन में पहुंचता है अपने विचारों के मामले में, अपने सिद्धांतों के मामले में बहुत सारे परिवर्तन होते होते उसके अनुभव से, उसके समझे हुए या बताए हुए ज्ञान से, इस तरह से धीरे धीरे वो एक अपने ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वो खुद से राय बना सके, उसकी राय किसी पर थोपी गई ना हो, वो अपने खुद से किसी भी चीज़ के बारे में राय बना पाए और जान पाए। यही जो है इस किताब का उद्देश्य है और इस किताब में जो है इस पूरी सोफ़ी के जर्नी की यही सार्थकता है। तो इस तरह से गार्डर ने जो ये किताब जिस पर्पज़ से लिखी थी, उस पर्पज़ में काफ़ी हद तक वो सफल भी है। यदि इसको एक हालांकि हमने जितने भी थिंकर हैं जिन उनके केवल थॉट के बारे में लगभग धीरे बताते गए, लेकिन वो जो है सारे थॉट को उसके व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ते हुए अल्बर्टो से बताता है। जैसे उसने शुरुआत में ये बताया था कि जैसे एक विचारक जिसने बोला कि सब कुछ परिवर्तनशील है, दूसरा कहता है नहीं सब कुछ परिवर्तनशील नहीं, स्थायी है। तो उसके बारे में उसको एक उसके खुद के अनुभव से जोड़ा कि जैसे कि कह रहा है कि एक घोड़ा होता है, घोड़ा जो है, बहुत सारे घोड़े हैं तो अलग अलग रंग के क्यों होते हैं, अलग अलग साइज के क्यों होते हैं। अगर एक दूसरा जो कहता है कि सब कुछ अस्थाई है, कुछ में बदलाव नहीं होता है, तो उसमें जो तीसरा उसका संतुलन रूप आया, उसमें ये कहा गया कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं और कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। उसका उसने अनुभव किया कि जैसे मैं जब केक बनाती हूँ तो कई बार मैंने केक हाथ से बनाने की कोशिश की तो एक छोटा बना, एक बड़ा बना, लेकिन जब हम उसको सांचे में बनाया तो वो लगभग एक जैसे बन गए। इसी तरह से वो कहते हैं कि घोड़ा जो है वो अलग अलग रंग का हो सकता है, अलग अलग आकार प्रकार का हो सकता है, लेकिन घोड़ा बिल्ली नहीं हो सकता। अगर सब कुछ परिवर्तनशील है तो घोड़ा कल को बिल्ली बन जाएगा या कुत्ता बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक कुछ तो ऐसी चीज़ है जो सबको संतुलित भी रखती है, सबको स्थायी भी रखती है, और कुछ चीज़ें हैं जो बदल भी सकती है। यानी कि अगर सांचा हमने बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, तो वो छोटा बड़ा हो सकता है। इस तरह से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में शुरुआत में ही ये बात जो है अल्बर्टो उसको समझाता है
कि हम सबके अंदर विचार करने की क्षमता है, अब सबके अंदर दर्शन को बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन हमारे अंदर किसी भी चीज़ के प्रति जो जिज्ञासा है, जो आश्चर्य है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। यानी कि जैसे हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, छोटा बच्चा जब होता है, एकदम छोटा, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, हर चीज़ को आश्चर्य से देखता है। अगर मान लीजिए उसके पिताजी आए, उन्होंने कपड़े निकाले, टोपी पहनी, चश्मा लगाया, उसके लिए सब कुछ आश्चर्य वाली चीज़ है। लेकिन हमारे लिए आश्चर्य की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम उससे यूजुअल हो चुके हैं। वहीं लेकिन अगर हम देखें कि अभी जैसे मान लीजिए ये माछेवाड़ सर अभी हवा में उड़ने लगे, ये हमारे लिए आश्चर्य होगा, ये हमारे लिए आश्चर्य होगा, क्योंकि हम इसके यूजुअल नहीं हैं। तो वो कहता है, अल्बर्टो समझाता है कि एक्चुअली हर चीज़ में जो है आश्चर्य करना चाहिए। जो हर एक चीज़ में, हर एक घटना में, हर प्रकृति के नियमों में आश्चर्य करता है, वही अपने विचारों को बढ़ा सकता है, क्योंकि वो सवाल करना शुरू करेगा, उसके बारे में जानना शुरू करेगा। हम एक्चुअली सारी चीज़ों को ऐसे यूजुअल समझने लगते हैं, इसलिए हमारे थॉट प्रोसेस जो है वो कम होते जाते हैं। हम हर चीज़ को सामान्य मानने लगते हैं, जबकि कोई भी घटना सामान्य घटना नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है, कुछ न कुछ रीजनिंग है, कुछ न कुछ कारण है। इस तरह से सोफी के व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ते हुए ही उसने जो है सारी पूरी कहानी बताई है। इस तरह से अंत में इसके यही कहना है कि जो ये गार्डर की पुस्तक है, जिन्होंने बच्चों को फिलॉसफी को एक सहज और सरल तरीके से समझने के लिए लिखा था, उसको अगर कोई भी छात्र पढ़ता है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके जीवन से जोड़ते हुए हर चीज़ों को उन्होंने समझाया है, बताया है, उनकी माँ से, उनके पिता के क्रियाकलापों से, दोस्तों के साथ कैसे रहती है। तो अंत में सोफ़ी को समझ में आया कि विचार और दर्शन केवल किताबों की चीज़ नहीं है, वो केवल इसकी चीज़ नहीं, वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी हम जो है दर्शन को अप्लाई करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और जानते हैं। इस तरह से एक बेहतर किताब है, जो हमको एक तरह से वैचारिक यात्रा पर ले जाती है, फिलॉसफी के विचारों में कैसे वृद्धि हुई है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस किताब की समीक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।